Okay, so we'll start with this chapter, statistics. Statistics basically होता क्या है? Uh, काफी काम में आने वाला चीज है क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पे जो डेटा है, ठीक है, एक लार्ज डेटा का आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और उस डेटा से आप फटाक से ट्रेंड बता सकते हो, क्या ट्रेंड है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स। इनफैक्ट इंडिया में एक ही जगह है जहां पे स्टैटिस्टिक्स को बहुत ऊंचे लेवल तक पढ़ाया जाता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन कोलकाता, ठीक है। और वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, दे हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। स्टैटिस्टिक्स में आप एक ट्रेंड को देखते हैं, ठीक है, कैसा एक ट्रेंड चला आ रहा है। ये जैसे आपके ग्राफ के माध्यम से हो गया, पाई चार्ट के माध्यम से हो गया। दे आर डिफरेंट विजुअल रिप्रेजेंटेशंस in which a complete set of mathematical data can be represented in a very short and familiar way. Okay, so where we have seen statistics, we have seen use of statistics in our textbooks and newspapers as well as on TV. The following clips are some of the examples. So जैसे अगर आपने देखा रहेगा इस तरह से, अगर आपका ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। सो अगर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का जो दिख रहा है, 78% इज ऑक्सीजन, 20.9% is, sorry, that is nitrogen, 20.9% is oxygen, then we have argon and other gases to a tune of 0.9%, then other gases 0.17%, carbon dioxide 0.03%। तो इससे पता क्या चल रहा है कि मैक्सिमम जो आपका एयर का स्पेस ले रहा है वो कौन ले रहा है, नाइट्रोजन, एंड देन वी हैव ऑक्सीजन एंड देन वी हैव द अदर गैसेस, ठीक है। ओके, सो द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर इज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे हम अलग अलग गैसेस का प्रेजेंस दिखा रहे हैं। जैसे टोटल रेनफॉल है 1995, 96, 97, 99, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल रेनफॉल। रेनफॉल फॉर डिफरेंट ईयर्स इज शोन, तो आपको रेनफॉल अलग अलग ईयर्स का शो हो रहा है। ये भी आपका भाई साहब क्या है, डेटा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डेटा। ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इज शोन इन दिस डायग्राम, यहाँ पे आपका ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स दिखा हुआ है। तो इस तरह से तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है, इट इज अ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड ऑब्वियसली कंक्लूजन ऑफ डेटा, ठीक है। तो इसमें आप डेटा का कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड फाइनली यू कंक्लूड। सो दिस इज हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड, दिस इज हाउ दिस इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड फाइनली कंक्लूड करते हैं। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। जैसे आपके स्कूल में कितने लोग हैं, आपके सेक्शन में कितने लोग हैं, कितने लोगों का मैथ्स के ऊपर 50 के ऊपर आ रहा है। 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट वी गैदर फ्रॉम अ डे टू डे लाइफ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस फॉर द लास्ट 2 years, इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स, लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे। सो ये सब तमाम चीजें हैं जिसको आप डेटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट देयर कैन बी मेनी मोर डिफरेंट आंसर्स। प्राइमरी डेटा, when the information is collected by the investigator himself with a definite objective in mind, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से आप जब खुद ही डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी डेटा, ठीक है। when the data is collected by the investigator himself with a primary objective in mind। जैसे समझ लो स्कूल के कोई प्रिंसिपल है और उनको देखना है कि स्कूल में टीचर्स पढ़ा कैसे रहे हैं, तो वो कैसा डेटा इकट्ठा करेंगे कि कितने लोगों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो दैट विल बी एन इंडिकेशन ऑफ हाउ द स्टडीज आर बीइंग हैपनिंग इन द स्कूल, ठीक है। सो इस तरीके के डेटा को अगर वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा। कैन वी प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फटाफट से।
ठीक है, ओके। So when the information is collected by the investigator himself with a definite objective in his mind, that is called primary data. Secondary data, when the information is gathered from a source which already had the information stored, this data which has been collected by someone else. तो किसी और ने अगर भाई साहब इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, सेकेंडरी डेटा. When the information is gathered from a source which has already had the information stored, this data which has been collected by someone else, तो इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि स्टेट वेदर दिस इज अ प्राइमरी डेटा और अ सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. अभी इसमें बताओ भाई साहब कौन कौन से प्राइमरी डेटा हो जाएंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तुम खुद ही इसको कलेक्ट कर रहे हो ना, सो दिस विल बी प्राइमरी डेटा. ठीक है, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, ये भी तुम्हारा प्राइमरी डेटा हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस फॉर द लास्ट 2 years. ठीक है, कैसे ये सेकेंडरी हो जाएगा. अरे तुम्हारे घर का है ना, तुम कलेक्ट कर रहे हो, स्कूल से क्या लेना देना है. जिस डेटा को तुम कलेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारा प्राइमरी डेटा है. When the information is collected by the investigator himself with a definite objective in his mind, that is called primary data. ठीक है, when the information is gathered from a source which already had this information stored, this data which has been collected by someone else, तो इसको अपन सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. तो ये आपका प्राइमरी डेटा हो गया. इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स, कोई और कलेक्ट कर रहा है इसको. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एजुकेशनल सर्वे, तो एजुकेशनल सर्वे हुआ और वहां से लिटरेसी रेट को निकाला गया, तो वो सेकेंडरी डेटा है. आप इस डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट कलेक्टिंग दिस डेटा. ठीक है, ओके. सो आपका 1, 2 and 3 ये हो गया प्राइमरी डेटा, एंड 4 and 5 विल बी ऑब्वियसली व्हाट, सेकेंडरी डेटा. ठीक है, 4 and 5 विल बी सेकेंडरी डेटा. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब. ओके. टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन. तो आपके जो प्रेजेंटेशन है डेटा का वो 3 टाइप का होता है. एक होता है न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, दूसरा है ग्राफ में आप इसको प्रेजेंट करते हैं, एंड डायग्राम्स में प्रेजेंट करते हैं, जैसे पाई डायग्राम हो गया. ठीक है, तो पाई चार्ट हो गया, इसको अपन बोलते हैं भाई साहब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन. अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन में. अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, देन तो जैसे आप देखो यहाँ पे अनग्रुप्ड है, यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं हुई है, देख लो पहले, देख लो. ठीक है, जैसे एज इन ईयर्स और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोग हैं इस एज ग्रुप के. सो 12 एज ग्रुप के 9 लोग हैं, 13. तो क्या सबका ही एज ग्रुप वही होगा? नहीं ना. जैसे अगर हमने ग्रुपिंग कर ली, जैसे अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो 12 से लेकर 14 के कितने होंगे, फिर ये तीनों को आप ऐड कर लेंगे, फिर आप 14 से लेकर 16 तक के फिर कितने होंगे, ऐसा. इसको अपन ग्रुपिंग बोलते हैं. तो फिलहाल ये क्या है भाई साहब, आपका अनग्रुप्ड डेटा है ना. दिस इज बेसिकली अनग्रुप्ड डेटा. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज अनग्रुप्ड डेटा. ठीक है, अरेंजिंग डेटा, यहां देखिए उधर बंद कर दीजिए उसको, वरना ना उधर का होगा ना इधर का होगा. आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स. अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंजिंग डेटा को अगर हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा. ठीक है, छोटे से बड़े में अगर हम इसको अरेंज कर रहे हैं या बड़े से छोटे में हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग वे, तो इसको अपन बोलेंगे न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा. यहाँ पे देखो अनग्रुप्ड है, दिस इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया. 1 to 10, 11 to 20 ऐसा ग्रुप हो गया, इसमें आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया. ठीक है, ओके. एज इन ईयर्स देख लीजिए भाई साहब. ओके, अभी देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो आप जब डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या कहीं पे आप अनग्रुप्ड वे में अरेंज करते हैं, कहीं पे ग्रुप्ड वे में अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन. व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. ठीक है, और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जैसे आप अरेंज करते हैं, मतलब ये सारे अरेंजमेंट आपका क्या है, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जैसे आप देखोगे हिस्टोग्राम, ये आपका हिस्टोग्राम है, दिस इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ठीक है, दिस इज हिस्टोग्राम. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इस तरीके का देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, डेटा को आपने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ये आपको पिक्चर में एक बता रहा है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. एंड देन वी हैव व्हाट, बार ग्राफ हो गया, सिंपल बार ग्राफ. ठीक है,
सो ये सब आपके हो गए क्या, दीज आर बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपका ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जैसे बार डायग्राम हो गया, देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका बार डायग्राम है, ठीक है। सो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग सो, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। एक बार देख के ही आप ऐसे नंबर्स, अच्छा ये बड़ा, अच्छा ये छोटा, ऐसा नहीं, ठीक है। फट से देख कर ही आपको आइडिया हो जाए कि कितने लोग इस एज ग्रुप के हैं या इस ग्रुप में कितने लोग हैं, ठीक है। ऐसा फट से देख कर ही आपको आइडिया आ सके, ठीक है। इन अ नटशेल आपको आइडिया आ सके, ठीक है। पूरे डेटा को एकदम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, समझेंगे, उससे अच्छा ऐसे अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करें, फटाक से हमको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अरेंजिंग ऑफ डेटा। क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear? Okay. Now, in our daily life, we come across some situations like finding lengths, areas and volumes of the objects in consideration. ठीक है? तो जैसे आपका numerical presentation, arranging the data in ascending or descending order, in which we have to remember one every important term, that is range of data. तो हर डेटा का एक रेंज होता है, ठीक है। रेंज ऑफ डेटा मतलब जैसे समझो यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसको अपन बोलेंगे रेंज ऑफ द डेटा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका रेंज ऑफ डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका रेंज ऑफ डेटा, सो व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे 0 to 10 कितने, 0 to 10 मार्क्स कितने लोगों को मिला है, तो लेट्स से 5 लोगों को मिला है। 10 से 20 मार्क्स कितने लोगों को मिला है, 7 लोगों को मिला है। 20 से 30 मार्क्स कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। तो ये जो रेंज आप पिकअप कर रहे हो मार्क्स के, वो क्या है, 10 मार्क्स के रेंज है। और वो कैसे आ रहा है, 10 माइनस 0 करके आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 10, या 20 माइनस 10 करके आ रहा है, दैट इज 10, या 30 माइनस 20 करके आ रहा है, दैट इज 10। सो व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा, द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दैट इज द रेंज ऑफ डेटा, ठीक है। मैक्सिमम, इसको लिख लीजिए भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू वुड बी द रेंज ऑफ डेटा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू विल बी द रेंज ऑफ डेटा। ओके, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अभी हम इसको समझते हैं। देखो, एजेस ऑफ सम स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड एज फॉलोस, कुछ स्टूडेंट्स के एज कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अनग्रुप, यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं होगी और हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे अगर आपको, इन दिस मेथड वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 3 कॉलम्स, ठीक है। तो 3 कॉलम रहेंगे। इन द फर्स्ट कॉलम वी राइट द हेडिंग रिगार्डिंग द डेटा, तो आपका भाई साहब डेटा दैट इज एज इन ईयर्स लिखा हमने, ये सब एजेस हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों के। फिर इन द सेकंड कॉलम टैली मार्क्स, टैली मार्क्स क्या होते हैं, आप 1 2 3 4 ये होगा, ऐसे काउंटिंग करेंगे 5, ठीक है। ओके, सो यहां पे हो गया आपके टैली मार्क्स, टैली मार्क्स हो गए। फिर आगे आपका भाई साहब इन द टैली मार्क्स कॉलम वी पुट स्ट्रिक्स लाइक दिस, these sticks represent the number of times the data item occurs in the list, ठीक है। नाउ थर्ड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम आपका क्या हो गया भाई साहब, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। ओके, सो लेट्स से फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टैली मार्क्स दैट वी पुट, ठीक है। इस टैली मार्क्स को काउंट करके हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपका लेट्स से कितना है, 12 से स्टार्ट करते हैं, है ना। इन द फर्स्ट कॉलम वी राइट ऑल द नंबर्स इन द डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। इसमें सबसे कम वाला नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 12 है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सो दैट इज 12। सो 12 कितने हो गए भाई साहब, 13 14 एंड, ठीक है, 12 13 एंड 14। तो 12 का काउंटिंग चालू करो टैली मार्क्स में, ठीक है। 1, ये आपने भाई साहब 1 ड्रॉ, तो हम ऐसे जा रहे हैं, देखो हम जहां जहां जो नंबर है, जैसे पहले हमारा आया 13, तो 13 पे हमने एक टैली मार्क डाल दिया। फिर आया 12, 12 पे हमने एक टैली मार्क डाल दिया। फिर आया 13, टैली मार्क डाल दिया। 12 टैली मार्क डाल दिया। 13 पे एक टैली मार्क डाला। 12 पे एक टैली मार्क डाला।
14 पे एक टैली मार्क डाला, 12 पे एक टैली मार्क डाला, 14 पे एक टैली मार्क डाला, 12 अभी देखो 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो फिफ्थ वाला 12 तुम ऐसे क्रॉस करके करोगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका 5, ठीक है। 13 अगली बार 13 में आया, फिर आया 12, देखो 12 के बाद यहाँ पे आ गया 13, फिर से इसमें आया तो ये टैली मार्क्स कट हुआ, ठीक है। 12 आया इसमें तो 12 हुआ, 14 इसमें आया भाई साहब आपका, ठीक है, एंड देन वी हैव फाइनली गॉट 13, ठीक है। सो अभी हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे अगर, सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, देखो 5 एंड 2 7, सो दैट विल बी 7। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 5 एंड 1 6, और यहाँ पे हो गया आपका 3, तो टोटल नंबर कितना हो गया आपका 16। चाहे तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां पे आपने जो डेटा को रिप्रेजेंट किया है उसका कोई भी ग्रुपिज्म नहीं किया है, अनग्रुप्ड है, ठीक है, कच्चा डेटा है ये, ठीक है। 12 13 14 ऐसे आप लिखते जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। आर वी मेकिंग सेंस, ठीक है, दिस कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके। The blood groups of 30 students of class 8 are recorded as follows. Represent this data in the form of a frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students. तो आप भाई साहब पहले लिखना चालू कर दो, क्या क्या है ब्लड ग्रुप में, ए बी फिर ओ फिर, अरे बी फिर से क्यों आएगा, ए बी, ठीक है, ए बी ओ ए बी, ये चार दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप। यहां पे आप क्या डाल दोगे भाई साहब, टैली, टैली मार्क्स, और यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी, है ना, ओके। पहला वाला आपका ए, फिर आया आपका बी, फिर आया आपका ओ, फिर से आया आपका ओ, फिर आया आपका ए बी, फिर आया आपका ओ, फिर आपका आया ए, फिर आया आपका ओ, फिर आया आपका बी, फिर आया आपका ए, फिर आया आपका ओ, ठीक है, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, फिर ओ, फिर ए, फिर ए बी, फिर ओ, फिर ए, then again A, O, then again O, then AB, then B, then A, then O, B, नहीं, B यहाँ पे कट होगा ना, B यहाँ पे कट हो गया भाई साहब, A, B, O, ठीक है, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी बताइए, 5 + 4 9, 5 + 1 6, 5 + 5 10 12, और ये हो गया 3, हो रहा है 30, देखो पहले 9 + 6 15, 15 + 12 27, और 27 + 3 30, 30 हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब, रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में अगर हम करें, द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स गिवन आर, क्या क्या ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी ओ एंड ए बी। सो वी हैव, यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दिया ए बी ओ एंड ए बी, ये हो गया टैली मैक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करते जाए अगर एक एक कट करके, सो वी वुड गेट द नंबर्स, है ना, वी आर गोइंग टू गेट दीज नंबर्स विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन वो है, टैली मार्क्स आप खुद कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लाइन में जाते जाएंगे वैसे वैसे एक लाइन खींचते जाएंगे, बाद में इसकी काउंटिंग कर लीजिए। इस पूरे गुच्छे को आप 5 काउंट करेंगे, बाकी 6 7 8 9, तो वो आ गया 9, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको ये देखना है कि जो टोटल आ रहा है वो इस टोटल के साथ मैच करे। अगर वो टोटल नंबर नहीं दिया है तो भी इसको काउंट करेंगे तो 30 आना चाहिए, वरना आपने फ्रीक्वेंसी में कहीं गड़बड़ किया है, किसी एक को ज्यादा काउंट किया है या किसी एक को कम काउंट कर लिया है, ठीक है। 30 हैज टू मैच विद 30 व्हाटएवर इज द नंबर। तो 9 + 6 + 12 दैट इज कमिंग टू बी 27, 27 + 3 30, सो दिस इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। सो टोटल आपका क्या हो गया, सो
इस डेटा को देखकर, अभी ये डेटा तो बना लिया भाई साहब आपने, इस डेटा को देखकर फट से आप क्या बता सकते हो, सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, ओ, और रेयरेस्ट कौन सा दिख रहा है आपको, ए बी। ठीक है, इस डेटा में, इस पर्टिकुलर डेटा में जितने भी लोगों के आपने ब्लड सैंपल्स की सर्वे किए, उसमें सबसे कॉमन ग्रुप आपको ओ दिख रहा है और सबसे रेयरेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है भाई साहब, ए बी। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस? ये है डेटा का महत्व। ठीक है, डेटा में आपको भाई साहब एक एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, यू गेट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस फीचर्स। ये समझो कोई बैट्समैन जब बैटिंग करने आता है तो उसका डेटा दिखाते हैं पहले, इसके लास्ट मैच में कितने कितने इनिंग्स इसने खेले हैं, कितने टोटल रन इसने बनाए हैं, कितना इसका एवरेज है। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या है, उस बैट्समैन की कैपेबिलिटीज को डिनोट करती हैं, दे बेसिकली डिनोट द कैपेबिलिटीज ऑफ द बैट्समैन। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके। 3 coins were tossed 30 times. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. तो आपका देखो यहाँ पे जितनी बार भी हेड आया है, 3 बार आपने कॉइन को टॉस किया है, 30 टाइम, सॉरी। ठीक है, ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज। ठीक है, तो 0 टाइम्स हेड कितनी बार आया है, तो यहाँ पे आपका हेड फ्रीक्वेंसी, ये टैली मार्क्स जिसको अपन बोलते हैं टैली, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो 0 बार हेड कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। एक्चुअली टैली मार्क्स वैसे नहीं होता है, टैली मार्क्स मतलब पूरा पूरा ही काउंट करेंगे हम। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बस। ठीक है, ओके, चलिए 0, ये हो गया 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 0 1। ठीक है, 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1 2 2 1 1 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 0 0। ठीक है, क्लियर है? 5 + 1 6, 5 और 5 10, 5 और 4 9, और ये 5 कितना आ रहा है बोलो, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 10 30, 30 टाइम्स आ रहा है बराबर। ठीक है, तो 0 बार हेड्स कितनी बार आया है, हेड आया ही नहीं, 6 टाइम्स। ठीक है, एक बार हेड कितनी बार आया है, 10 बार। 2 बार हेड कितनी बार आया है, 9 बार। 3 बार हेड कितनी बार आया है, 5 बार। 30 बार आपने कॉइल को उछाला है, 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, जिनको आपने उछाला हुआ है। ठीक है, 3 कॉइन्स हैं, आपने इनको उछाला हुआ है। ओके, सो प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपने भाई साहब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकाला। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, 0 एंड 3 है। क्यों 3 से ज्यादा नहीं है, और क्यों 0 है? अरे भाई साहब कॉइन ही 3 है ना, तो 3 से ज्यादा रीडिंग कहां होगी, 3 कॉइन को उछाल रहे हैं आप, तो तीनों के तीनों 0 आए हैं, ऐसा है। ठीक है, तीनों के तीनों 1 आए हैं, तीनों के तीनों 3 आए हैं, ऐसा है रीडिंग। ठीक है, तो 3 हेड्स ही मैक्सिमम हो गए, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। कॉइन अगर आपके 3 है, तीनों को आप एक साथ उछाल रहे हैं, तो तीनों के तीनों हेड्स आए, यही सिचुएशन हो सकती है। कोई भी हेड नहीं आया, ये एक सिचुएशन हो सकती है। एक हेड आया, बाकी 2 टेल आए, इसका मतलब ये हो गया, एक हेड आया और बाकी 2 टेल आए, इसका मतलब तीनों भी क्या आया है, टेल आया है। इसका मतलब 2 हेड आए, 1 टेल आया है, और 3 मतलब तीनों के तीनों हेड आए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो अभी आप 0 1 2 3, तो आप ऐसे टैली मार्क्स बनाते जाइए। इफ यू कीप ऑन मेकिंग दीज टैली मार्क्स, फाइनली व्हाट यू विल गेट इज द, तो आपको आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी।
ठीक है 30, ये हमेशा मैच होना चाहिए। ये अगर टोटल रीडिंग से मैच नहीं हो रहा है, कमती या ज्यादा हो रहा है, तो आपका कुछ टैली मार्क्स में गड़बड़ी है। इनका तो सब कुछ गड़बड़ है भाई साहब, ये देखो। धन्य हो महाराज। ओके, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस? कैसे है इतना टैलेंट भाई, कैसे कहां से आता है इतना टैलेंट? ओके, द वैल्यू ऑफ p अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ p आपका भाई साहब यहाँ पे पाई है एक्चुअली। पाई को जब हम पाई रैशनल है इरेशनल है? हाँ, इरेशनल। हाँ, इरेशनल है कि रैशनल है? फिर क्यों इरेशनल? तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके, सो अगर आप पाई की वैल्यू देखेंगे ये चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। 50 डेसिमल प्लेसेस तक हमने पाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 50 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब ये 1 से लेकर 0 तक 50 डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेस मतलब ये वाला नहीं काउंट कर रहे हैं हम, दिस इज ऑब्वियसली नॉट काउंटेड। ठीक है, दिस इज 15 नंबर। ठीक है, ओके, सो मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स? ओके, चलिए भाई साहब यहां पे करते हैं हम डिजिट्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बताइए भाई साहब यहाँ पे वन क्या क्या है नंबर्स, बताइए। 0, 1, और क्या दिख रहा है? 2, अरे 5 6 कहाँ है? 3 भी तो है, 3, 4 दिख रहा है क्या? है। चलिए 5 है क्या? 5 है। 6 है, 6, 7, 8 है, 9, 10 कहाँ होगा? नहीं 10 डिजिट्स है ना, 0 1 2 3 4, 10 कहाँ डिजिट हुआ? 10 इज बिकमिंग अ नंबर विद 2 डिजिट्स। डिजिट्स आर ओनली फ्रॉम 0 to 9, 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर ना। ओके, सो टैली मार्क्स बताइए भाई साहब, यहाँ पे हो गया 1, 1, ये हो गया 4, 4, 1, 1, 9, अरे 5 नहीं लिखा क्या? 9 चलो मार्क कर देते हैं पहले, 5 का भी एक मार्क कर देते हैं ना। 2, 2 का भाई साहब हो गया 1, 6, बहुत आराम से कीजिएगा इसको, क्योंकि मेरे से बहुत गलती होती है। आप मतलब एक चीज को, ऐसे बोरिंग चीज को जब आप करते हैं तो उसमें ज्यादा गलती होने की संभावना है। जहां पे आपका मेंटल अलर्टनेस बहुत ज्यादा चाहिए, वहां पे आपकी गलती होने की संभावना कम होती है। ठीक है, जैसे आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं या पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, वहां पे आपको नॉलेज भी चाहिए, उसको आपको बैठाना है ठीक से। ठीक है, यहाँ पे अरे क्या है, मुंशीगिरी वाला काम है, किसी राह चलते इंसान को भी बैठाकर बोलोगे कर दो इसको, कर लेगा वो, कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, हर एक चीज के लिए। और इसीलिए आप गलती करेंगे, इसीलिए आपकी गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, सो आपका यहाँ पे क्या है? 5, 1, 3, 1, 5, 1, 8, 1, 9, then we have 7, 9, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, हाँ जी, तो ये पहला 5 हो रहा है, चलो 8, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 7, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
7 5 1 0, है ना? कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ, एक और 2 0 है क्या? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है फिर हमने। 1 कितने? 5 है। तो चलिए भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया 2 5 5 8 4 5 4 4 5 और ये कितना हो गया? 8। गिन लो भाई साहब कितना है? 5 + 5 10, 10 2 12, 12 8 20, 24 29, 29 + 4 33, 33 + 4 37, 37 + 5 42, 42 + 8 50। पूरा पर आ रहा है भाई साहब 50, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली 50। मेक एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो हम यहाँ पे अनग्रुप बना रहे हैं। बार बार याद रखिए, अनग्रुप मतलब होता क्या है? अनग्रुप मतलब कोई ग्रुपिंग नहीं है, रैंडम आपने नंबर्स डाले हैं स्मॉलेस्ट से, तो किस ऑर्डर में डाल रहे हैं आप? असेंडिंग ऑर्डर में डाल रहे हैं। 0 से लेकर आप 9 तक नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में डाल रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और टैली मार्क्स आप करते जा रहे हैं वैसा। सो इफ यू हैपन टू डू द टैली मार्क्स for these 50 numbers which are located after the decimal place, you are going to get a different frequency for all of them. So सबके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे फट से अगर आपको पूछा जाए, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट्स? सो मोस्ट अकरिंग वाले हो गए आपके 3 और 9 और लीस्ट वाले 2, सॉरी अपना 0, है ना। लीस्ट वाले हो गए आपके 0। क्या ये समझ में आ रहा है? किसी डेटा को देखकर ही आप बता सकते हैं, इसी का नाम है स्टैटिस्टिक्स। सो ये आपका न्यूमेरिकल डेटा है, ये आपका न्यूमेरिकल डेटा है। और जब तक डेटा छोटा मोटा है ना, तब तक तो ठीक है। अगर ये डेटा बड़ा हो गया तब आपको कंफ्यूज करेगा, तब आपको ऐसा न्यूमेरिकल डेटा भी कंफ्यूज कर देगा। तब आपको चाहिए क्या? तब आपको पाई चार्ट चाहिए, तभी आपको भाई साहब बार डायग्राम्स चाहिए, या आपका हिस्टोग्राफ चाहिए, ऐसे वाले डेटा चाहिए कंपैरिजन के लिए। अभी तो यहाँ पे भाई साहब 9 नंबर्स है, अगर 100 तक नंबर्स होते तो तुम कंफ्यूज हो गए थे कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, ठीक है। यहाँ पे पट से 9 नंबरों में तुम्हारे लिए बोलना आसान है कि ये भाई साहब ज्यादा है और ये भाई साहब कम है। लेकिन ऐसे 100 नंबर्स अगर होते, इट वुड हैव बिकम डिफिकल्ट फॉर यू, एंड दैट्स व्हेन यू वुड रिक्वायर अ हिस्टोग्राम और मे बी अ बार डायग्राम और मे बी अ पाई चार्ट, ठीक है। सो अगर यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली occurring digits, so the most and the least frequently occurring digits are what बच्चा पार्टी? 2, sorry अपना 3 and 9 are the most occurring digits and the least one is 0, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में। Just give me 1 minute. Group frequency table, in this method we prepare a table with 3 columns, ठीक है। सो आप समझो भाई साहब, इन द फर्स्ट कॉलम द डेटा इज क्लासिफाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। अभी भाई साहब हम स्मॉल ग्रुप्स बना रहे हैं, ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लास। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप बोलेंगे कि अगर भाई साहब यहाँ पे 0 to 10 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो अगर वाकई में किसी का 10 नंबर आया तो वो कौन से वाले ग्रुप में जाएगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? सो वी विल सी दैट। समझ में आ रहा है? 0 to 10 इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब यहाँ पे कोई गैप आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, तुम हनुमान जी की तरफ किए जा रहे हो,
तब से क्या, ओके, 0 to 10, ठीक है, 10 to 20, 20 to 30। एक भाई साहब वहां पे निद्रा में व्यस्त है, तुमको बोल रहे हैं भाई साहब, तुम वहां बाहर क्या देख रहे हो? और एक भाई साहब पता नहीं क्या मुंह फैलाया जा रहा है। 0 to 10, 10 to 20, ये आपका देखो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, 10 इधर खत्म हुआ और 10 इधर चालू हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ऐसा रहा 0 to 10, फिर 11 to 20, फिर लेट्स से 21 to 30, ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब 20 से लेकर 21 तक का डेटा किधर गया? अगर 20 से 21 में कोई है तो वो तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो उस डेटा में, या 10 से लेकर 11 के बीच में कोई है, वो आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो उसमें। सो इसको अपन डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। मैं, हाँ, अभी देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, इनका कहना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जब तक आप यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब तक कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, ये तो कैसा भी डेटा करके रिप्रेजेंट कर सकते हो न्यूमेरिकली। तकलीफ तब होगी जब आप इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे समझो यहाँ पे 0 to 10, अभी जैसे आपका ग्राफ कैसा बनता है, देखो ये 0 to 10 बना, 10 to 20, 20 to 30, ऐसा बनाते जा रहे हो आप, है ना, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये ग्राफ ऐसा बनता जा रहा है, ये ऐसा बनता जा रहा है। अभी आप बोल रहे हो यार 0 to 10 है, फिर बीच में फिर 11 to 20, तो इसका कंटिन्यूअस ग्राफिंग कैसे बनाओगे? तो इसका ग्राफिंग हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि हमने भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहेंगे, आपका 10 से लेकर 11 तक, 10 से लेकर 11 तक, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया भाई साहब, अपॉन 2 कर दिया। कितना आ गया बोलो यहाँ पे, 21/2, तो ये आ गया आपका कितना, 10.5। तो अभी हमारी ग्रुपिंग कहां से कहां होगी, 0.5 से 10.5, मतलब इधर 0.5 ऐड कर देंगे और इधर 0.5 ऐड कर देंगे। इधर क्या करेंगे भाई साहब, 10.5 नीचे ले गए और इधर क्या कर दिया भाई साहब हमने 20.5 कर दिया। तो इधर क्या कर दिया, 20.5 से लेकर 30.5। तो अभी भी देखो 10 की फ्रीक्वेंसी चल रही है, अभी भी 10 की फ्रीक्वेंसी चल रही है। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके 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 ओके। सो अभी अगर हम करते हैं यहाँ पे देखो क्लास, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड in the second column heading by tally marks, the third column is frequency. A data of marks obtained by some students in maths are collected as follows. If we have to prepare group frequency table taking classes 1 to 10, 11 to 20, ये डिस्क्रीट है या ये डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा बोल सकते हैं। ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, लेकिन जब तक आपको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है ना, तब तक कोई तकलीफ नहीं है। आप न्यूमेरिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे कोई तकलीफ नहीं, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के पहले आपको इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। टैली मार्क्स, जैसे अगर हम देखो यहाँ पे टैली मार्क्स दिख रहे हैं, लेट्स से ऐसे कोई भी हमने किया इसको और ये टैली मार्क्स आया, इसको हमने काउंटिंग कर ली भाई साहब, 11 11 और 18 हो गया। तो मतलब क्लास में मार्क्स ऑब्टेन, 1 से 10 मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कितने लोगों को मिला है, 11 लोगों को मिला है। ठीक है, और फिर क्या है भाई साहब आपका 11 से 20 मार्क्स कितने लोगों को मिला है, 11 लोगों को मिला है। 21 से 30 मार्क्स कितने लोगों को मिला है, 18 लोगों को मिला है। ठीक है, सो दिस इज द टोटल, दिस इज द टोटल। एवरी क्लास हैज इट्स ओन लोअर लिमिट एंड इट्स अपर लिमिट। तो जैसे इस क्लास में लोअर लिमिट क्या है, 1 है, और अपर लिमिट क्या है, 10। अरे इसका पूछ रहा हूं चाचू, उसका 20 इसको क्यों बोल रहा है? ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया इसका अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। तो हर क्लास की इंडिविजुअल लोअर और अपर लिमिट है। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके, सो हर क्लास की इंडिविजुअल लोअर और अपर लिमिट है। तो ये सब क्लासेस के लोअर लिमिट हो गए, और ये सब, दिस इज बेसिकली द लोअर लिमिट, और ये सब क्लासेस के अपर लिमिट हो गए। और रेंज सबका क्या दिख रहा है आपको, 10 का दिख रहा है। बोलो कहां तक है, अरे बोलो, अरे 1 से 10 हो गया ना, रेंज मतलब 1 से 10, दिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस होता है उसको अपन रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट कितने का है, 10 का है, और लोअर लिमिट, तो ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रेंज ऑफ द डेटा। ठीक है, ओके, ये आपका दिख रहा है 10 से 11, 20 से 21। इसका मतलब क्या हो गया, आपका डेटा जो है, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेटा जो है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है, डेटा इज नॉट कंटिन्यूअस। बताइए क्यों? अगर किसी को 10.5 मिला होगा तो उसको कहां डालोगे, उसका तो तुमने कुछ बनाया नहीं। समझ में आ रहा है? ये
किसी को 10.3 मिला रहेगा तो उसको कहाँ डालोगे, ठीक है। अगर किसी को 20.5 मिला रहेगा उसको कहाँ रखेंगे हम। सो दिस इज बेसिकली द डेटा विच इज नॉट बीइंग शोन इन द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? ओके। सो द क्लासेस आर कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस क्लासेस, ठीक है। इन क्लासेस को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, डिसकंटिन्यूअस क्लासेस बोलेंगे, ठीक है। इन दिस मेथड वी प्रिपेयर टेबल विथ 3 कॉलम्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब 3 कॉलम्स हो गए, क्लास, ये हो गया टैली मार्क्स, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अभी टैली मार्क्स भाई साहब आपके कितने हैं, 7, 13, 14, 6, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 40, ठीक है। दीज क्लासेस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लासेस। क्यों कंटिन्यूअस क्लासेस? क्योंकि यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, 20 है और यहाँ पे भी 20 है। सो दीज आर कॉल्ड एज कंटिन्यूअस क्लासेस। व्हेन द क्लासेस आर कंटिन्यूअस वी फॉलो लॉ ऑफ एक्सक्लूडिंग अपर लिमिट्स। जब क्लासेस आपके कंटिन्यूअस होते हैं तो हम अपर लिमिट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, इन अपर लिमिट्स को बेसिकली एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब क्या हो गया, व्हेन द क्लासेस आर कंटिन्यूअस वी फॉलो लॉ, इसको पहले लिख लीजिए, वी फॉलो, क्योंकि आगे चल के ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वी फॉलो लॉ ऑफ एक्सक्लूडिंग अपर लिमिट्स। ठीक है, ओके। तो ये लॉ क्या है भाई साहब, फॉलो लॉ ऑफ एक्सक्लूडिंग अपर लिमिट्स। अपर लिमिट्स को एक्सक्लूड करना है, मतलब आपके डेटा को आप कहां तक ले रहे हैं, इस वाले डेटा में 0 to 10 लेंगे, इस वाले डेटा में 10 से अबव। जैसे समझो किसी को अगर मार्क्स मिला 10 तो किस में जाएगा, इसमें या इसमें, इसमें जाएगा। अपर लिमिट एक्सक्लूड होता है, सॉरी, लॉ ऑफ एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट, सॉरी, ये वाला लिमिट एक्सक्लूड होता है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, अपना मतलब मत निकालो। व्हेन द क्लासेस आर कंटिन्यूअस वी फॉलो एक्सक्लूडिंग अपर लिमिट्स। तो अगर किसी को 10 मिला है तो वो इसमें आएगा, यहां पे सिर्फ 9 तक आएगा। अरे कैसे, दोनों को एक साथ में कर सकते हो ना। अगर किसी को 10 एंड अबव मिला है तो इस पे आएगा, किसी को 20 मिला है तो वो इसमें आएगा, किसी को 30 मिला है तो वो इसमें आएगा। समझ में आ रहा है? यहां पे कहां तक आएगा, 9.9 तक आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो व्हेन द क्लासेस आर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब जहां पे ये एंड हुआ है वहां पे ये शुरू हुआ है, जहां पे ये एंड हुआ है वहां पे ये शुरू हुआ है। इस तरह की कंटिन्यूअस क्लासेस में हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करने का लॉ। अपर, ये तुम्हारा लोअर लिमिट है और ये तुम्हारा अपर लिमिट है, इसको तुम एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। सो इसको तुम एक्सक्लूड करोगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस अपर लिमिट एक्सक्लूजन? फॉर क्लासेस 0 to 10, 10 इज द अपर लिमिट, सो टैली मार्क्स फॉर 10 इज रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट क्लास। इसको आप एक्सक्लूड करोगे, मतलब यहां पे आप 9.999 तक जाओगे, 10 अगर आ गया तो इसमें आना है, ठीक है। इसी तरह से यहां पे आप 19.999 तक जाओगे, 20 अगर आ गया तो इस पे आएगा, ठीक है। अपर लिमिट को इग्नोर करोगे, तुम इग्नोर करोगे मतलब अपर लिमिट का कोई भी मेंबर आया तो दूसरे क्लास में जाएगा। भले ही यहां लिखने के लिए तुम लिख रहे हो 0 to 10, लेकिन 10 अगर आता है तो वो दूसरे क्लास में जाएगा। और ये कहां पे होगा, जहां पे तुम्हारा कंटिन्यूअस क्लास हो, ठीक है। अगर डिसकंटिन्यूअस होता, जैसे 0 to 10 है और फिर तुम्हारा है 11 to 20, फिर तुम्हारा है 21 to 30, तो यहां अगर 10 आया है तो कहां जाएगा, इधर ही जाएगा, इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा ये। अगर यहां पे 20 आया है तो किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा, अगर आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ तो। क्योंकि ये क्लासेस तुम्हारे डिसकंटिन्यूअस हैं, 10, 11 है, 20, 21 है, तो ये आपके डिसकंटिन्यूअस क्लासेस है। अगर आपके कंटिन्यूअस क्लासेस होंगे तो लॉ ऑफ इग्नोरिंग द अपर लिमिट होगा। क्या उसने सबने लिख लिया भाई साहब, ठीक है। व्हेन द क्लासेस आर कंटिन्यूअस वी फॉलो द लॉ ऑफ एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। सो दीज क्लासेस आर कॉल्ड एज कंटिन्यूअस क्लासेस। द डिस्टेंस इन किलोमीटर of 40 engineers from their residence to their place of work were found, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विथ क्लास साइज 5। तो आरवी बताइए भाई साहब, पहला क्लास साइज क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है,
इंजीनियर्स हैं, 40 इंजीनियर्स हैं, उनके घर से जहां पे काम हो रहा है, जो साइट है, वर्क साइट है, उसका किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना है, तो पहले अपन क्या लिखेंगे भाई साहब, डिस्टेंस, फिर वही टैली मार्क्स, ठीक है, फिर आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस क्या बोला है आपको, 0 to 5, तो 0 to 5, चलिए भाई साहब यहां पे 0 to 5 हो गया। बताइए कौन कौन सा, क्या ये 5 इसमें आएगा, नहीं, अपर में नहीं आएगा। ठीक है, क्या ये आएगा, यस। और बताइए भाई साहब, पहला रो देख लो आप, और कोई है, नहीं है। सेकंड रो में, अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, ये। ठीक है, थर्ड रो में ये आ गया, और ये आ गया। ठीक है, ओके। फोर्थ रो में 2, ठीक है, क्लियर है, ओके। 5 to 10, चलो भाई साहब पहला वाला रो देखो, पहला वाला आएगा कि नहीं, ये आएगा। ठीक है, चलिए, और चलो भाई साहब, और नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 है कि नहीं, और ठीक है, ओके। फिर है आपका क्या भाई साहब, 10 to 20, ठीक है, 10 आएगा भाई साहब, फिर 11 आएगा, 13, 12, 19, हाँ 10 to 15 होगा रे, से सब गड़बड़ा गया भाई साहब, 10 to 15, चलिए भाई साहब 10 to 15, 10 to 15 में ये एक आएगा, ये एक आएगा, ये भी आएगा, और ये भी आएगा ना, तो 1 2 3 4, ठीक है, और 19 तो नहीं आएगा भाई साहब, इलेवन आएगा ना, और इधर 12 ना, और बोलो भाई साहब, 12, 14, और एक और 12, चलो भाई साहब ओके। अभी है हमारा कहां से कहां तक, 15 to 20, ठीक है। इसमें तो कोई भी नहीं है, कौन, ठीक है, 19 आएगा, ठीक है, 17 आएगा, 18, 17, 16, और बोलो भाई साहब यहाँ पे 15, 18, 15, 15, ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, 15 to 20। अब क्या है भाई साहब आपका 20 to 25, 20 to 25, 1 हो गया, 1, 25 to 31, 25 to 30 ना, 25 to 30 होगा, कितना है बोलो यहाँ पे, 1, और बोलो भाई साहब, बस 1 ही है। फिर अभी आएगा 32, कितना, 32, 30 to 35, सॉरी, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, 1, और ये हो गया 2, तो 2 है ना। इसका टैली मार्क्स कितना हो गया भाई साहब आपका, 5, इसका हो गया 5 + 5 10 1 11, 5 + 5 10 1 11, 5 + 4 9, ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया आपका 1, प्लस यहाँ पे हो गया आपका 2, 11 + 11 22, 22 + 9 31, 31 + 5 36, 37,
38, 39 और ये हो गया आपका 40। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली फॉर 40 इंजीनियर्स। इस तरह से हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप भाई साहब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो आप देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 0 to 5, सिंस 5 इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास इंटरवल 0 to 5, इट विल बी इंक्लूडेड इन क्लास इंटरवल 5 to 10। द क्लासेस आर कंटिन्यूअस, तो आपके क्लासेस क्या होंगे? कंटिन्यूअस। सिंस द साइज ऑफ ऑल क्लासेस इज द सेम, द क्लास इंटरवल्स आर 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सवाल आपको आसान लग रहे हैं ये, लेकिन ज्यादा करके मिस्टेक्स होते हैं इसमें। जो बहुत ज्यादा आसान सवाल होते हैं उनमें मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। रीडिंग्स में मिस्टेक्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है, मोस्टली द मिस्टेक्स आर इन द रीडिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू टेक। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमने भाई साहब सबकी प्लॉटिंग कर दी, so this will be 40. Most of the engineers reside in the range of less than 20 kilometers from their workplace. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Okay, okay, okay. That would be it from my end. Thank you so much for your valuable time.